Let's start with the chapter number 1. Chapter 1 is actually the introduction to the research analyst profession. If you want to go the research analyst profession, this is one of the best short courses that you can give, and also the certification is also hold a good position in the market. Okay, so the first टॉपिक इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट. इसमें बुक में अपन को एक एग्जाम्पल गिवन है फ़ोन का. तो जैसे कि आप अगर फ़ोन ख़रीदने जाते हो तो फ़ोन में आप कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो कि आपका क्या बजट है और उस बजट के हिसाब से बेस्ट स्पेसिफिकेशन, बेस्ट फीचर्स आपको क्या क्या मिल सकते हैं मार्केट में. आप शॉर्टलिस्ट करते हो फ़ोन के ब्रांड्स को, फिर उसको कंपेयर करते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर कंपेयर करते हो. स्पेसिफिकेशन में क्या आती है? बैटरी लाइफ, कैमरा, द GB, ये सारी चीज़ें आप ना कंपेयर करते हो. फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो आपके पर्सनल प्रायोरिटीज़ की देख के. सो एन RA डज द सेम फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जैसे आप फ़ोन चूज़ करते समय करते हो, एक रिसर्च एनालिस्ट सेम चीज़ करता है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. दिस इलस्ट्रेट द ट्विन प्रोसेस. रिसर्च एनालिसिस, इससे अपन को क्या समझ आए? दो कीवर्ड्स, रिसर्च एंड एनालिसिस. रिसर्च इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड एनालिसिस इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा टू टेक डिसीजंस. अपन को बुक में एक डेफिनेशन गिवन है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQ पर्पस. इसमें एक रिसर्च एनालिस्ट की डेफिनेशन गिवन है. इस एज पर दिस डेफिनेशन, एज पर CBA रिसर्च एनालिसिस रेगुलेशन 2014, रिसर्च एनालिस्ट means a person who, for consideration, is engaged in business of providing research services, includes part-time research analyst. This MCQ can come, this includes part-time research analyst. एक रिसर्च एनालिस्ट सिर्फ वो नहीं होता जो हर टाइम यही काम करे, फुल टाइम यही काम करे. जो इंसान पार्ट टाइम भी ये काम करता है उसको भी रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं. So this can come in MCQ. Okay, now the next topic is sources and types of information used by RA. RA कौन कौन से sources और types of information use करता है research के लिए. Okay, so first you can, इसका आप acronym बना सकते हो EICG. Economy, industry, company and global factors data. EICG, economy, industry, company, global factor data. सो इकोनॉमी इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करता है? गवर्नमेंट स्टैट्स यूज़ करता है, डेटा प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI यूज़ करता है. ग्लोबल में वो IMF के डेटा यूज़ करता है, वर्ल्ड बैंक का डेटा यूज़ करता है. इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स एंड पब्लिकेशन यूज़ करता है. कंपनी में वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करता है, एनुअल रिपोर्ट्स करता है, और जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग एनालाइज करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. उसका प्रोसेस क्या होता है? एनालिसिस का एंड डिसीजन मेकिंग का. सो वो कॉम्बिनेशन यूज़ करता है एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स की एंड एक क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की. सो एज यू नो, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, वो क्वालिटेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. जैसे कि एक कंपनी का एफिशिएंसी कितना है, उसकी बिजनेस प्लान क्या क्या है, उसकी कंपटीशन क्या क्या है, वो कितना कॉम्पिटिटिव है, उसके एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट है, उसके एम्प्लॉय कितने मोटिवेटेड है. ये सारी की सारी चीज़ें आएगी क्वालिटेटिव फैक्टर्स में. और व्हाट आर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स? जैसे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एनालाइज करता है, दिस कम्स इन द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स. उसकी रिवेन्यू चेक करना, उसकी कॉस्ट चेक करना, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, ये सारी चीज़ें आती है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में. सो ये सारे फैक्टर्स चेक करके RA करता क्या है? RA spend a lot of time interacting with companies, others, accumulating and analyzing data and arriving at a decision
whether a company's shares should be buy, hold or sell a particular ओके इसमें एक आरए फिर करता क्या है, ये सारे प्रोसेस को एनालाइज करके, ये सारे डेटा को एनालाइज करके, ये सारे फैक्टर्स को देख के वो क्या करता है, वो डिसीजन बनाता है कि एक कंपनी का जो स्टॉक है वो बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए. फाइनल रिकमेंडेशन आउटपुट ऑफ आरएनएस इज वन ऑफ द थ्री. इन तीन चीज़ों में से एक डिसीजन लेता है आरए और वही चीज़ वो क्या बता देता है क्लाइंट को. Now we'll see the classification of research analyst. Research RA के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन नेचर, कवरेज, यूज़ ऑफ रिकमेंडेशन. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में इधर से MCQ आता ही आता है. ओके, सो फर्स्ट टाइप इज़ सेल साइड एनालिस्ट. ओके, इसको ध्यान से पढ़ना. सेल साइड एनालिस्ट वो होते हैं जो कि यू कैन से कि वो जो पब्लिश करते हैं ना रिपोर्ट, वो डायरेक्टली पब्लिक को करते हैं. जैसे कि यू कैन फर्स्ट सी द डेफिनेशन, पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट्स इन द पब्लिक डोमेन ऑन सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज विद स्पेसिफिक बाय, होल्ड, सेल रिकमेंडेशन. इट इंक्लूड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स एंड फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस, प्राइस टारगेट. फर्म्स प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रोकिंग एडवाइजरी सर्विसेज, पब्लिक डोमेन. ठीक है, मेन जो सेल साइड एनालिस्ट का काम है ना, वो पब्लिक को रिपोर्ट प्रोवाइड करवाना है. इतना याद रख लो. और एक और चीज़ याद कर लो इसके बारे में कि इट इंक्लूड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर अर्निंग एंड फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस, प्राइस टारगेट. प्राइस टारगेट अगर कीवर्ड आए और इन तीनों में से कुछ दे रखा हो तो जाना सेल साइड के. ओके, सो सबसे पहले पब्लिक याद रख लो और प्राइस टारगेट, ये दोनों जाते हैं सेल साइड एनालिस्ट के पास. ओके, नाउ फॉर बाय साइड एनालिस्ट, ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट बनाते हैं, ये रिसर्च करते हैं. रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है, सारे डेटा को एनालाइज करना, रिसर्च करना और बाय, सेल या होल्ड में से, इन तीनों में से डिसीजन करना. बट ये डिसीजन की वो रिपोर्ट बनाते हैं और किधर किधर बेचते हैं, जिधर जिधर वो बेचते हैं कंपनीज़ को या पब्लिक को या खुद के लिए रखते हैं, वो टाइप के एनालिस्ट वो बन जाते हैं. जैसे कि जो पब्लिक को बेचता है और प्राइस टारगेट रखता है, वो कौन होता है, सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो कि इंटरनल कंजम्पशन के लिए रिपोर्ट बनाते हैं. जैसे कि ना एक आरए ने रिपोर्ट बनाई और उसकी अपनी इंटरनल कंजम्पशन में खुद में ही उसने यूज़ कर लिया, किसी को दिया नहीं. जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स, ये क्या करते हैं, ये आरए हायर करते हैं और आरए जो हायर करते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं और इन्हीं को ही दे देते हैं म्यूचुअल फंड्स को. तो ये होते हैं बाय साइड एनालिस्ट. These reports are not available in public domain. This is very important. Very very important. Now, independent research analyst, ये कौन होते हैं, work for research originators boutique firms. एक्चुअली इंडिपेंडेंट आरए करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये एक पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये फिर इस रिपोर्ट को बेचते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे. जैसे कि न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे न्यूज़पेपर का तो वो आपके पास आ जाएगा और आपको उसके लिए एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है. तो ये इंडिपेंडेंट आरए क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स होते हैं और इनको अपनी रिपोर्ट सेल करते हैं कस्टमाइज ऑन द सब्सक्रिप्शन बेसिस. दीज आर इंडिपेंडेंट आरएस. ना एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि सेल साइड होते हैं, सेल करते हैं पब्लिक को. बाय साइड ओन फंड मैनेजर, मतलब बाय साइड कौन होता है, खुद ही कंज्यूम कर लेता है रिपोर्ट खुद ही. इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे सेल करते हैं. तो आप इससे एक निमोनिक याद कर सकते हैं कि सेल स्ट्रीट बोले तो पब्लिक, बाय बिहाइंड क्लोज डोर्स इंटरनल, independent income by subscription. This is the memory trick you can use. And also 3 मेन कैटेगरीज के अलावा बुक में एक और चीज़ गिवन है कि न्यूज़पेपर, मीडिया, कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और ये 4th कैटेगरी के अंदर आते हैं.
बस इसको पढ़ लो और कुछ नहीं। नाउ 1.2 में गिवन है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। सो आरए की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल होता है अंडरस्टैंड करना, इवेल्युएट करना ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनीज अक्रॉस 3 ब्रॉड एरियाज। 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा वो एनालाइज करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्री, एक कंपनी की इंडस्ट्री होती है उसको एनालाइज करता है, फिर कंपनी को एनालाइज करता है। मतलब आप ये मान के चलो एक देश है, एक पूरे देश को इकोनॉमी कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री होती है और कंपनी, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होती है। जैसे कि FMCG एक इंडस्ट्री है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे कि बिस्किट की कंपनीज, यू कैन से टूथपेस्ट की कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आती है। तो इकोनॉमी क्या है? इंडिया का इकोनॉमी, उसके अंदर FMCG और उसके अंदर एक कोलगेट की कंपनी। सो एक इकोनॉमिस्ट था कीन्स, एक इसका जो नेशनलिटी ब्रिटिश थी और इसका लाइफ स्पैन ये था, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसने एक कोर बिलीव दिया था। कीन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाया टैक्स रेट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये एक फिजिकल पॉलिसी टूल होता है। फिजिकल you must have known 2 policies, you must have heard 2 policies. First is monetary policies and second is fiscal policy. सो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये सारी पॉलिसीज़ कौन इन्फ्लुएंस करता है? RBI। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट। याद रखना, दिस इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नो दिस। सो जो कीन्स था, इसने ये कहा था कि गवर्नमेंट है ना, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? इकोनॉमी को। ये एक MCQ में लाइन आ सकती है और बोल सकता है ये किसने कहा था। तो किसने कहा था? कीन्स ने कहा था। कीन्स इज़ अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट इन इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी में क्या क्या आता है, इंडस्ट्री में क्या क्या आता है और कंपनीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है। सो फर्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमी में इंक्लूड होता है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, इंडिया एक्चुअली इतना अच्छा नहीं बना बट ठीक है, समझ लो ये एक इंडिया है अपना, ठीक है। इसके अंदर अपन अगर देखें कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन क्या चलता है इंडिया का, और इसकी नेशनल इनकम क्या है इंडिया की, तो दिस ऑल कवर्स अंडर इकोनॉमी। अब अपन ये भी देख सकते हैं कि इसमें फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इंडिया की, FDI कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना होता है इंडिया में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना होता है इंडिया में, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स क्या है इंडिया के, ग्लोबल फैक्टर्स क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करता है इंडिया को, या इंडिया के द्वारा ग्लोबल फैक्टर्स में क्या क्या अफेक्ट होता है। दीज ऑल फैक्टर्स कम अंडर इकोनॉमी फैक्टर। एक बार फिर से याद कर लो, ये MCQ में आ सकता है कि इकोनॉमी में क्या क्या फैक्टर्स होता है। तो इसमें से याद कर लो, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, FDI, FPI, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल फैक्टर्स। मेजरली यही सारी चीज़ें होती है इकोनॉमी में। नाउ फॉर इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या बोली थी मैंने कि इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं और इंडस्ट्री के अंदर कंपनी होते हैं। सो इंडस्ट्री में होता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है उसका, बिजनेस मॉडल कैसे कैसे होते हैं, कंपटीशन उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना है, और ऑपरेटिंग फैक्टर क्या है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है। अगर एक इंडस्ट्री में एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है, इसका मतलब उसकी कंपटीशन ज़्यादा है, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में।
कंज्यूमर बिहेवियर क्या है इंडस्ट्री का, कि कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, या तो रेगुलरली खरीदता है, कम खरीदता है, या नीड पे खरीदता है, या वांट पे खरीदता है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आती है. नाउ फॉर द कंपनीज़ में मेजरली जो हमने ऊपर पढ़ा था क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ही आती है. क्वालिटी में होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्वालिफिकेशन, ब्रांड पावर, एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंसीज. क्वांटिटेटिव में आता है कैश फ्लो, बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ स्टडी व्हाट द प्रिंसिपल्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सी, एक जो RA होता है ना, रिसर्च एनालिस्ट, वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है इन ऑर्डर टू टेक डेटा. जैसे वो इंटरेक्ट कर सकता है कंपनी के मैनेजमेंट से, कि उनकी कंपनी में कैसा मैनेज होता है, एम्प्लॉयज़ क्या क्या है, उधर का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें देखने जा सकता है एक RA. तो इसमें यही बताया कि एक RA को क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए while interacting with management. This is very highly frequently tested. MCQ में आ सकता है. So first principle is pre-meeting research. जब भी मीटिंग हो RA की with company, और ये ऐसे नहीं एक पर्सनल मीटिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेस में ना बहुत सारे लोग आते हैं और एक एक्टर होता है और वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे ही एक RA की मीटिंग होती है कंपनी की. तो बहुत सारे RA आए हुए होते हैं और कंपनी के सामने तो बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं. तो इस मीटिंग से पहले तो हमेशा RA को प्री मीटिंग रिसर्च करनी चाहिए, मतलब मीटिंग के पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कंपनी कैसी है, क्या क्या है, और वही क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है. इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि आपका अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपके पर्सनल इंक्लाइनेशन की. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको सर्टेन प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद नहीं है और आप उस कंपनी में जाते हो, एक क्वेश्चन एज अ RA मीटिंग है, तो यू शुड नॉट एनालाइज बेस्ड ऑन योर पर्सनल लाइकिंग. यू शुड बी ऑलवेज गिव व्यू ऑन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि रियल में क्या क्या है. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ नेटवर्क. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो रिलेवेंट CEO कंपनी के, CFO, उन्हीं को ही सारी कंपनी की नॉलेज हो, ऐसा नहीं होता. द मोस्ट रिलेवेंट कॉन्टैक्ट, जो मोस्ट रिलेवेंट पर्सन होते हैं, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, हु अंडरस्टैंड द हार्ट बीट ऑफ कंपनी. दिस इज़ द की वर्ड, रिमेंबर दिस. नॉट नेसेसरली द टॉप मैनेजमेंट. Competitors, others, stakeholders, these are also give meaningful inputs and meaningful data for analysis. Clarity of question. Whenever RA asks question, it should be clear, specific set of question. Advisable to carry questionnaire for better understanding. अब जैसे RA एक कंपनी के पास जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, एक RA क्लाइंट्स से भी डील करता है. क्यों डील करता है वो? क्या कि उनको समझा सके कि कंपनी कैसी है और उसके ट्रेंड्स बता सकते हैं. तुम्हें बाय करना है शेयर, सेल करना है शेयर्स को, या होल्ड रखना है, तो उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है ये इसमें समझा गया है. सो एक RA जो होता है, he must be realistic in suggesting companies based on facts and figures, not an optimistic, pessimistic or biased view. Biased view RA का कभी नहीं हो सकता, ये याद रखना. ना ही वो कंपनी के साथ डील करते समय बायस व्यू रख सकता है, ना ही क्लाइंट के साथ. जो रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एकदम कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए क्लाइंट को. अजम्पशन इफ़ एनी मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड. अगर उसने कोई अजम्पशन ली है रिपोर्ट बनाते समय, तो उसको पहले से ही
बता देना चाहिए किसको, क्लाइंट्स को। उसको जार्गन्स मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं कोई भी चीज़ को यूज़ करने में, वो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ इन 1.4 इट्स गिवन इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ आर ए की इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? आर ए जॉब रिक्वायर्स बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल्स। यस, आर ए को नीड होती है क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव स्किल्स की। They should have comfort in dealing with numbers, analyze financial factors, inquiring. They should have inquiring mind, like the mind should inquire, and they should have the ability to find relevant information, ability to understand business models and competitive dynamics. Using these skills, RA concludes whether to be in favor or against investing in a particular industry or a company. अब इसमें ना ये सारे हाई MCQ प्रोबेबिलिटी होते हैं, ये सारी चीज़ें कि क्वालिटीज़ ऑफ RA क्या है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। ये मैंने कंसाइज में गिवन है। गुड विथ नंबर्स, गुड विथ एक्सेल, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, अटेंशन टू डिटेल्स, communication skills, written as well as verbal. Now yes, the chapter 1 is completed. I hope you like this chapter and also like my explanation. So please like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next chapter.